आ जाइए। चलिए, आशीष क्लासेस के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस कामना के साथ आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इसी निवेदन के साथ कि अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखते रहें, आगे बढ़ाते रहें। ठीक है। आज एलिप्स का एक टॉपिक बचा था जिसका नाम था, क्या नाम, प्राचलिक समीकरण, है ना। 2 टॉपिक बचे हैं। वैसे ही ये एलिप्स फिनिश हो जाएगा, है ना। दीर्घवृत्त हमारा फिनिश हो जाएगा। तो पहले समझ लेते हैं, दीर्घवृत्त में एक टॉपिक बचा था, उस टॉपिक को आज हम लोग कंसीडर करेंगे, है ना। एलिप्स का लेक्चर कौन सा है ये? आई थिंक 7 होगा या 8 होगा, ऐसे ही कुछ है ना। देख, तो हेडिंग रहेगी दीर्घवृत्त के प्राचलिक समीकरण। दीर्घवृत्त के प्राचलिक समीकरण। ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपने कल घर पे जाके जो हमने क्वेश्चन दिए थे वो कर लिए, बन गए होंगे। प्राचलिक समीकरण जो नहीं बना वो तो मैं अभी मैं करा ही रहा हूं आपको। प्राचलिक समीकरण, है ना। देखिए, देखो, पैरामीटर क्वांटिटी ऑफ या पैरामीटर इक्वेशन ऑफ एलिप्स। पैरामीटर्स ऑफ एलिप्स ऐसे कह सकते हैं। पैरामीटर्स ऑफ एलिप्स पहले समझ लेते हैं होता क्या। परवलय के प्राचलिक समीकरण क्या है। देखिए, मैंने प्राचल राशियां आपको करना बता दिया है। प्राचल राशियां वे राशियां होती है जो एक्स वाई के अतिरिक्त होती है, लेकिन जो एक्स वाई से संबंधित नहीं बताई थी हमने। और इनसे बनने वाले समीकरणों को प्राचलिक समीकरण कहते हैं। मैंने सबसे पहले आपको एक सर्कल के प्राचलिक समीकरण बताए थे, आर एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन। फिर मैंने परवलय के प्राचलिक समीकरण बताए थे, ए स्क्वायर कॉमा 2at बताए थे। उसी प्रकार से आज एलिप्स के भी हम लोग प्राचलिक समीकरण करने का प्रयास करेंगे। तो पहले होते क्या है, कोई हमसे पूछ सकता है कि इन समीकरणों से एक्चुअल में होता क्या है। तो ये समीकरण हम कह सकते हैं ऐसे बिंदु होते हैं जो दीर्घवृत्त की हम कहीं भी जो इसकी परिधि है उस पर इसको आलेखित कर सकते हैं, उनको हम बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर हमें दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु लेना है तो उस बिंदु के कोऑर्डिनेट कितनी है, निर्देशांक कितने हैं, उनको कहते हैं प्राचलिक। अब ये प्राचलिक समीकरण में प्रत्येक राशि अलग अलग होती है। अभी जैसे हमने सर्कल में कराई थी तो प्राचल राशि थीटा लिए थे। थीटा हो सकता है थीटा 1, थीटा 2, पाई ले सकते हैं, साई ले सकते हैं। उसी प्रकार से जब हमने आपको परवलय के प्राचलिक समीकरण करना सिखाए थे तो स्मॉल टी लिए थे, ए स्क्वायर कॉमा 2at लिए थे। अगर और ऐसा कुछ नहीं कि स्मॉल टी ही लिया है, उसमें भी और चीजें वेरिएंस मान सकते हैं। तो कुल मिला के आज हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई एलिप्स है, ए बड़ा है बी से, अर्थात एक्स अक्ष पर विस्तार अधिक है। हाँ, विस्तार अधिक है, एक्स अक्ष पर फैलाव अधिक है। तो ऐसे केस में दीर्घवृत्त कितना होगा। ऐसे केस में, ऐसी स्थिति में दीर्घवृत्त का जो समीकरण बनेगा, हमने ये सत्यापित कराया है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 क्यों होता है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 होने चाहिए और दोनों पे पूर्ण वर्ग होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए और बराबर में 1 होना चाहिए। ये सब चीजें हम लोग कहीं ना कहीं कंसल्ट कराते हैं। आज इसी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं और हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं ये कोई एलिप्स रहा है, ये कोई एलिप्स रहा है ना। ये कोई एलिप्स है, एक्स एक्सिस पर ऐसे करके बना रहे हैं इसको हम लोग। और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये कौन सा है, वाई डैश। ये यहाँ पर इसका शीर्ष है A1, यहाँ इसका शीर्ष है A2, यहाँ इसकी नाभि है S1, यहाँ इसकी नाभि है S2 और इसी के लिए सामने नियता है। शीर्ष के सामने क्या है लाला, ये नियता है, यहाँ पर ये नियता है, यहाँ गतिशील बिंदु है P और कोऑर्डिनेट है x, y। अब आज हम लोग बेसिकली ये सीख रहे हैं कि PS1 बराबर क्या होता है, PM1 और Z1। उसी प्रकार से क्या होता है PS2, इस शीर्ष के सामने ये वाली नियता, तो ये PM2। ये क्या हो गई, ये PM, ये हो गई PM2, ये हो गई Z2। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है। अब मसला थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम और जब आगे बढ़ाएंगे इसको तो आप हम लोगों को ऐसे समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हमने पूरी परिधि पर कोई से और बिंदु ले लिए, इसकी परिधि पर और भी बिंदु ले सकते हैं, है ना। तो उन बिंदुओं को हम कितना कितना मान, ये आज बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हमने ये मान के चले कि अभी ये तो हम समझा ही चुके हैं कि S1 S2 होता है। अब थोड़ा हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं
कि यहां पर कोई बिंदु P है, हमने इसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में थीटा कोण पर झुका हुआ मान लिया। हमने मूल बिंदु के सापेक्ष थीटा कोण पर झुका हुआ इसको मान लिया। बात समझने का प्रयास करना। तो अब हमने थीटा कोण पर झुका हुआ मान लिया, तो अब हम सामने की भुजा पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, ड्रॉ बनाएंगे ऐसे करके। इसको हम लोगों ने PM नाम दे दिया है, और कुछ नाम दे दो, M एक्चुअली हो चुका है वहां। क्या दे रहे हैं? N दे दे, N, इसको N नाम दे दो। ये B1 है और ये क्या रहा है? B2 रहा। तो अब हमने बेसिकली ये मान लिया है कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो P बिंदु है वो थीटा कोण बना रहा है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो P बिंदु है वो पर कितना कोण बना रहा है? थीटा। अब मैं आपसे ये कहने का प्रयास करता हूं कि एक्स अक्ष पे दूरी क्या रहती है? एक्स अक्ष पे दूरी कितनी है? अगर मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा कंसल्ट करके बाहर की साइड निकाल लूं, ऐसे करके इस ट्राइंगल को ऐसे करके बाहर की ओर इसमें से निकाल लिया, स्कैन करके, वो है, ये N है और ये हमारा P है। ठीक है लाला? तो अब हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आवश्यक नहीं है ये बिंदु P हो, और भी बिंदु ले सकते हैं, कोई भी बिंदु ले सकते हैं। तो आज हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो P के एक्स वाई कोऑर्डिनेट रहेंगे वो कितने रहेंगे, ये निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास करो। हमने ये मान लिया है, लेट एक्स अक्ष पे जो दूरी चल रहा है वो a मात्रक चलता है। कितना चलता है? a मात्रक बताए थे। y अक्ष पे जो दूरी चलता है वो कितनी मात्रक चलता है? b मात्रक। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। तो अभी ये एंगल कितना दिया है? थीटा एंगल दिया है। तो अभी मैं आपसे ये कहूं कि अब हमें ये निकालना है, ये निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो समझदार है वो इस ट्राइंगल को लेने का प्रयास करेगा ऐसे करके कि ट्राइंगल हमने कौन से ले लिए? PON में, ट्राइंगल PON में, PON में। अब यहां समझने का प्रयास करो। ये एक्स इधर है और ये एक्स है, तो एक्स अक्ष पे दूरी चल रहा है। ये बाई है तो बाई अक्ष पे दूरी चल रहा है। ये सब लोग जानते नहीं जानते। अब जो बच्चा इसको और स्टैंडर्ड बनाना चाहता है वो इस चीज को ऐसे और समझ लेगा कि अगर हमने आपको सर्कल बताया था, शायद आपको ध्यान, हमने आपको सर्कल बनाना सिखाया। हमने सर्कल में स्टार्टिंग में ही आपको ऑरिजिन रहा है और जब आपको कनेक्ट कर रहे हैं, ये हम लोग अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमने सर्कल के पढ़े उससे कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे आपको इफेक्टिवली समझ में आएगा। क्योंकि जो सर्कल का उच्चतम रूप है, जो सर्कल का विशिष्ट रूप है, वही क्या है? हमारा मतलब परवल है, दीर्घवृत्त। यानी दीर्घवृत्त में भी हम सर्कल बना सकते हैं। दीर्घवृत्त में भी हम क्या बना सकते हैं? वो कैसे बना सकते हैं? हम ऐसे बना सकते हैं। यानी अगर हम इस चीज को और बेटर समझ लो, यदि कोई ये दीर्घवृत्त दिया है, मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और बराबर 1, ये दिया है। ये क्या था? इलिप्स का इक्वेशन है। ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण है लाला? एक दीर्घवृत्त का समीकरण है कि नहीं? अब इसमें ये हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पे दूरी ए चल रहा है, बाई अक्ष पे दूरी बी चल रहा है, लेकिन ये यहाँ पे किसके लिए है? दीर्घवृत्त के लिए। लेकिन परंतु यही चीज अगर सर्कल में हो जाएगी, यही चीज काय में हो जाएगी? मान लेते हैं सर्कल में, तो मान लेते हैं, परंतु ये वृत्त के लिए क्या हो जाता है? हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। ये रहा दीर्घवृत्त, समझने का प्रयास करना, ये रहा दीर्घवृत्त, और जब ये कन्वर्ट होगा सर्कल में तो कंडीशन ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी। यानी कि जो यहाँ पे चल रहा था ए, जो यहाँ पे चल रहा था बी, अब वो दोनों ही बराबर हो जाएंगे। क्योंकि जो ए है, जो ए है ये भी हमारा आर के बराबर है। आर मतलब रेडियस के बराबर है। जो हमारा बी है, समझने का प्रयास करना, जो हमारा बी है ये भी आर के बराबर है। तो कुल मिला के मसला ये है, हमें अपने स्टूडेंट को हमें ये सिखाना है, जो सर्कल, जो हमारा एलिप्स होता है, एलिप्स का एक स्पेशल जो हमारा स्वरूप होता है, उस मतलब हम कह सकते हैं आस्पेक्ट में, उस आस्पेक्ट में एक सर्कल बन जाए। इलिप्स का स्पेशल जो रूप होता है, जो स्वरूप होता है, वो एक प्रकार का सर्कल ही होता है। वो कैसे होता है मैं बता रहा हूं आपको। एक्स अक्ष पे ए दूरी चल रहा है, बाई से बी दूरी चल रहा है, लेकिन अगर बाय द वे ये सर्कल में ट्रांसफर हो गया तो ए आर का काम करेगी, बी भी आर काम करेगी। यानी अब हम कहाँ रखेंगे? इस वाले इक्वेशन में। जब इस वाले इक्वेशन में रखोगे आप ए की जगह क्या रखोगे? आर, तो एक्स अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। समझने प्रयास करना। और फिर कितना हो जाएगा? बाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। मतलब ए भी आर हो गया, बी भी आर हो गया, तो हम ए की जगह भी आर स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह भी आर स्क्वायर, 1/r स्क्वायर कॉमन आ गया। 1/r स्क्वायर कॉमन आ गया। 1/r स्क्वायर उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? आगे जाएगा, मतलब इनटू में जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा हमारे पास?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यानी जो होशियार है वो बच्चा समझ रहा है, क्या हम इसको एक्स माइनस जीरो का होल वर्ग, क्या हम इसको वाई माइनस जीरो का होल वर्ग बराबर आर का होल इसको नहीं ले सकते क्या? अब ये सर्कल का समीकरण आया नहीं आया? ये वृत्त का समीकरण है कि नहीं? एक्स और वाई का मूल वर्ग है और गुणांक एक एक बराबर आर स्क्वायर। यानी कुल मिला के मसला ये है कि अगर हमें किसी दीर्घवृत्त से एक सर्कल बनाना है तो ए और बी के मान दोनों को इक्वल करना होगा। जो दूरी एक्स पे चलेगा वही दूरी कहाँ चलेगा? वाई पे, और इसी दूरी को हम लोग रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियस। देखो वही चीज आई नहीं। यानी अगर कोई हमसे ये कहे, अगर कोई हमसे ये बोले क्या हम एलिप्स से सर्कल को बना सकते हैं, तो आपका बिल्कुल जवाब रहेगा बिल्कुल बना सकते हैं। ए और बी के मान इक्वल कर दो, दोनों के मान बराबर कर दो, 100% क्या बन जाएगा? सर्कल। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? यानी मैं आपको आहिस्ता से ये समझाने के प्रयास कर रहा हूं। अगर कोई दीर्घवृत्त का समीकरण है, दीर्घवृत्त के समीकरण में ए होता है एक्स अक्ष पर फैलाव, बी होता है वाई अक्ष पर फैलाव, दोनों फैलाव अगर इक्वल हो गए, दोनों फैलाव कैसे हो गए? तो 100% वही दीर्घवृत्त क्या बन जाएगा? सर्कल। इज दैट क्लियर? वो कैसे बन जाएगा वो मैंने थोड़ा समझाने का प्रयास किया, ऐसे बन जाएगा। अब मसला ये रहता है, जब ये ऐसा हो जाता है तो जो समीकरण इसके रहे थे, जो समीकरण सर्कल के रहे थे प्राचलिक समीकरण, वही प्राचलिक समीकरण इसमें ड्राइव होंगे, इसके ड्राइव होंगे। बस अंतर कितना आ जाएगा, वहां पर एक्स बराबर इसके कितने होते थे सर्कल के समीकरण? आपको ध्यान है? इसके सर्कल के में हम लोग कोई बिंदु लेते थे तो इसका मान कितना होता था? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। शायद आपको ध्यान आ रहा हो, इसमें थीटा एंगल पर ये एंगल बना रहा होता है, तो हम लोगों ने ऐसे बनाए थे, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। कराया है? एक्स बराबर आर कॉस थीटा कराया है? तुम्हें ध्यान नहीं कराया है? ये हमने खूब कराया। यानी यहाँ पर ऐसे करके बिंदु ले लिए थे और यहाँ पर थीटा ले लिए थे, ये इसकी आर होती है। यहाँ पर हमने पी बिंदु ले लिए, सामने की भुजा पर एक परपेंडिकुलर ये खींचे थे, पीएम डाले थे, तो ये एक्स रहा था, ये ऊपर वाई रहा था। तो हमें यहाँ से इसको सॉल्व करने का प्रयास किए थे। तो जब हमने सॉल्व किए थे, जब इस ट्राइंगल में लिए थे हम, तो कितना लिए थे इस ट्राइंगल में? देखो इस ट्राइंगल में हमने कितना लिया था? इस ट्राइंगल में लिया था ट्राइंगल पीओएम में, ट्राइंगल पीओएम में एक बार ये कॉस थीटा लिया था, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया था? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना था? एक्स, और कर्ण कितना था? आर। तो यहां से एक्स बराबर आर कॉस थीटा आया था नहीं आया था? एक्स बराबर आर कॉस थीटा आया था। उसी प्रकार से साइन थीटा लिए थे, तो साइन थीटा जब लिए थे तो कितना आया था? वाई अपॉन आर। ये लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब बटे कर्ण। तो फाइनली यहाँ से वाई की वैल्यू आर साइन थीटा आया था नहीं आया था? यानी ये हम तुम्हें सिखा के बनाए। एक बच्चा हमसे पूछ सकता है कि सर हम यहाँ तो दीर्घवृत्त का प्राचलिक सीख रहे हैं, तो दीर्घवृत्त का जब प्राचलिक सीख रहे हैं तो सर्कल क्यों सिखा रहे हो? तो बेटा जो दीर्घवृत्त होता है वो एक प्रकार का सर्कल ही होता है, क्योंकि जब ए और बी के मान बराबर आ जाएंगे तो सर्कल बन जाएगा। यानी कुल मिला के मसला मेरा ये है कि वहां पर दोनों आर आर बराबर होती थी, वहां दोनों आर आर कैसी होती है? बराबर। लेकिन दीर्घवृत्त में तो आर बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दूरी ए रही है, ये दूरी क्या रही है? बी रही है। तो जो समझदार है वो अब अपने आप बता सकता है कि जब हम इसकी वैल्यू निकालने के जाएंगे तो ये आर काम करेगी। ये काय काम करेगी? आर का, ये स्मॉल आर का काम करेगी, क्योंकि हमने आपको बताया। लेकिन ये सर्कल की व्यवस्था है, इसी में मैं एक सर्कल बना दूंगा, अगर इसी में आपको मैं सर्कल ऐसे करके बना दूंगा, ऐसे इसी में एक अगर कोई सर्कल बन जाएगा तो स्थिति फिर कैसी बन जाएगी? तो फिर ये आर काम करेगा नहीं करेगा? देखो अगर इसी में एक ये सर्कल हम लोग बना दें, दोनों ये S2 से होकर जा रहा है, ये S1 ये S2 है, ये S1 से अगर होकर जाएगा तो ये आर काम करेगी नहीं करेगी? ये आर का काम कर रही है ना। तो जब आर का काम कर रही है तो कंडीशन फिर इसी प्रकार से तो बन जाएगी। तो इसी ट्राइंगल में अगर हम यूं करके ले लें, इस ट्राइंगल में अगर हम यूं करके ले लें, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? या कॉस थीटा बराबर पहले ले लो, पहले पहले कॉस थीटा ले लो इस वाले ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल पीओएन, ट्राइंगल पीओएन। कॉस थीटा ले लोगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधा। ज्यादा आपको समझाने का ये चीज 12 बजे इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि इक्वेशन होता था
इसमें कितना हो जाएगा, x बराबर a cos थीटा। एक्स वैल्यू चल रहा वाई बराबर क्या है, बी, क्योंकि बाई एक्स की दूरी चल रहा है, बी साइन थीटा। तो आज के बाद बी साइन स्पष्ट करेंगे कि प्राचल राशि थीटा है। कौन सी ले ली हमने, जब प्राचल राशि कौन सी ले ली हमने बेटा जी है, तो प्राचलिक समीकरण, कौन समीकरण, तो प्राचल समीकरण बेटा जी कितने हो जाएंगे, प्राचलिक समीकरण हो जाएगा x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर आर साइन। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, दोनों हो गए प्राचलिक समीकरण। लेकिन r की जगह यहाँ a ट्रांसफर की जगह यहाँ b, तो x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, एकदम यही हमारे प्राचल है। तो यही प्राचल बिंदुओं के मान a cos थीटा b sin थीटा बनता है। इज दैट क्लियर? अब एक बच्चा कहेगा सर हम कैसे मानेंगे ये, नहीं करना पड़ेगा, जानते हैं क्या होता है, जानते हैं एलिप्स का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है लाला, क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। हम कैसे डिसाइड करें जो हमने ये निकाले हैं एक्यूरेट है? तो एक काम करो, ये सर्कल, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, क्योंकि वो तो बिंदु सी, तो दीर्घवृत्त के समीकरण को ये वेरीफाई करेगा, वेरीफाई मतलब संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट करेगा तो एक्स के साथ क्या, तो ए कॉस थीटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर सब उसमें में आ गए, एक बार आगे नहीं आ गई, एक बार पाई जगह तो कितना बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे क्या चल रहा है बेटा, बी स्क्वायर बराबर, ऊपर क्या हो जाएगा लाली, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा और बटे ए स्क्वायर, वहां क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा 1 बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ए स्क्वायर से, और कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1। इसका मतलब जो हमारा दीर्घ समीकरण था उसको इसने वेरीफाई कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया। इसका अर्थ क्या है, जो हमने ये प्राचलिक समीकरण माने हैं ये बिल्कुल सत्य है। ये कैसे हैं, समझ में आया नहीं आया? तो आज के बाद कोई तुमसे बताओ तो दीर्घवृत्त के प्राचलिक समीकरण एकदम बताया करोगे, x बराबर आर वो a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा। ओके, अब आवश्यक नहीं है कि यहाँ थीटा हो, यहाँ थीटा, मान लो एक और कोई बिंदु ले लिया होगा तो आप एक और बता दोगे आप, यानी कुल मिला के मसला मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस पे और भी बिंदुओं को मान सकते हैं, वहां पर एंगल का बदलाव था 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, हमें आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से हम आपको ये हम करना अंतिम बचा करा रहे, फिर एक साथ उतार लेना दोनों को। अंतिम आज हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों जो नाभियों के कोऑर्डिनेट न तो एक शून्य न, यानी कुल मिलाकर अभी तक हम लोगों ने ऐसे समीकरण पढ़े थे जिसमें x0 होता था या y0, x0 होता था या y0 होता था। अब हमें ऐसा समीकरण पढ़ना है जिसमें दोनों अशून्य होंगे, अशून्य मतलब नॉन जीरो होंगे। तो नॉन जीरो समीकरणों को आज हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, यानी दीर्घवृत्त समीकरण निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या व्यापक समीकरण, तो व्यापक समीकरण को थोड़ा सा आज बढ़ाने का प्रयास करेंगे, वैसे एक स्टार्ट कर देंगे। अब देखो अगली हेडिंग जो रहेगी, अगली हेडिंग जो रहेगी दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण, दीर्घवृत्त का, दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण, इसको क्या बोलेंगे, ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, द जनरल इक्वेशन, द जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्शन, जनरल इक्वेशन ऑफ
एलिप्स, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, स्टैंडर्ड है, मानक है, ये व्यापक क्लियर है व्यापक समीकरण का। आज हम लोग यही कैरी करने का प्रयास करेंगे। क्या होता है सामान्य समीकरण देख लेते हैं। अब हमने मान लिया यदि यदि दीर्घवृत्त की नाभि, ऊपर देखने का प्रयास करना, यदि दीर्घवृत्त की नाभि, दीर्घवृत्त की नाभि है h कॉमा के, कितनी है लाली, h कॉमा के, वह नियता का समीकरण कितना है लाली, वह नियता का समीकरण है कितना, lx प्लस एम बाई lx प्लस एम बाई प्लस एन बराबर 0, यह है नियता का समीकरण। तो अब हम दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण कैसे निकालेंगे, वो आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसका अनुरेखण करने का प्रयास करते हैं, अनुरेखण करना सिखाते हैं कि दीर्घवृत्त को बनाएंगे कैसे। जब अनुरेखण कर लेंगे तो दीर्घवृत्त को हम समीकरण भी ज्ञात कर लेंगे। तो अब अनुरेखण होता है हमेशा अक्षों के आधार पर, निर्देशांकों के आधार पर। ये निर्देशांक दोनों ही प्लस है, ऐसा भी हो सकता है ये निर्देशांक एक माइनस का हो जाए दूसरा प्लस का हो जाए, ये निर्देशांक ऐसे भी हो सकता है h कॉमा माइनस, ये निर्देशांक माइनस h कॉमा माइनस के भी हो सकते हैं। कुल मिला के इस प्रकार से निर्देशांक होते हैं, पहले में दूसरे में तीसरे में चौथे में, कहीं एग्जैक्टली वही आज हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अनुरेखण से अनुरेखण कर रहे हैं तो हमने इसको कंसीडर करके चलना, इस वाले को लेकर चल रहा हूं। ये हम एक डायग्राम कंसल्ट करेंगे और नाभ के कोऑर्डिनेट h कॉमा k कह रहा है, अर्थात x भी प्लस है y भी प्लस है। ये कहीं इधर कहीं की बात चल रही है ना, ये यहाँ कहीं बने होंगे और ये जगह कहीं होगा h कॉमा k, कितना रहा होगा, इसके सामने क्या रहा होगा, माइनस h कॉमा, ये क्या है लाला, इसकी अक्ष है, इसे S1 नाम दे दिए हैं, दे दिया S2, और ये कहीं ना कहीं ऐसे करके एलिप्स बना, ठीक है। थोड़ा ऐसा हो गया है लेकिन आप ठीक है इसमें तो हम पास कर सकते हैं नजदीक। S2 यहाँ कहीं है, भी बना लो है ना, ये ऐसे करके ये इसकी अक्ष है ना, और उधर जगह नहीं है इसलिए ऐसा, ठीक है। ये उधर ऊपर की ओर, ये नीता के समीकरण को इधर यहाँ पे लिख देंगे, एलेक्स प्लस एम बाई प्लस बराबर, अब इसके अनुसार का हम लोग है, ये सीरीज है A1, ये A2, शीर्षों के सामने नियताएं होंगी, ये हमारे होगी है ना, तो वो नियता थोड़ी सी ऐसी बना, यहाँ पर गतिशील बिंदु एक मान लेंगे, इसने यहाँ क्या B1 इसको C1 C2 पे मान लो, A1 A2 हो चुका है, C1 C2 पे काटा होगा, यहाँ होगा, यहाँ बिंदु कोई हमने मान लिए हैं, क्या होगा कि 50 और ये हो रहा है ना, पहुंच ऐसे कर, अब इस मान में चल, तो ये इसकी डेटा का समीकरण है, तो ये ऐसा है, ये क्या रहा, ये क्या है इसकी अक्ष, ठीक है, और ये ठीक। अब इसी से शब्द की वजह मिले, ये क्या रही है S2 माइनस, ये सब पढ़ने वालों को
थोड़ा इफेक्टिव